नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के विभिन्न विषयों में। लगभग सभी प्रमुख विषयों की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है साथियों। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों की ही, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कि कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आप न केवल एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की, साथ साथ हमारे विषय की, जैसे कि मैं इतिहास का एजुकेटर हूं साथियों, तो इतिहास से जुड़े हुए सभी प्रकार के एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि आपका केवीएस है, डीएसएसबी है, पीजीटी, टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी जीआईसी वगैरह के कॉलेज व्याख्याता इत्यादि के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप इतिहास विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो का लिंक साथियों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, और हमें विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा चैनल है जिसके ऊपर हम करंट अपडेट्स देते रहते हैं साथियों, आपको समय समय पर अलग अलग सभी प्रकार की एनटीए से जुड़ी हुई और अन्य प्रकार के जुड़ी हुई अपडेट्स भी वहाँ मिलती है आपको, और साथ ही साथ वहाँ पर एमसीक्यू, पीवाईक्यू वगैरह का भी प्रावधान है। तो इन सभी चीज़ों को पाने के लिए साथियों आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम भी आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने पूछा था आपसे लास्ट में साथियों एक सवाल, कुछ लोगों ने उसके कमेंट्स भी दिए हैं कि हिंदू कुश पर्वत के बारे में मैंने पूछा था आपसे कि हिंदू कुश पर्वत के बारे में कुछ बताइए। तो मैं बता देता हूँ साथियों, हिंदू कुश जो पर्वत है साथियों वो मध्यकाल में भारत की पश्चिमोत्तर का जो हमारा बाउंड्री थी, पश्चिमोत्तर प्रदेश की भारत देश की बाउंड्री मानी गई थी। और कर्नल टॉड, जेम्स टॉड जो थे, उन्होंने भी ये माना है कि भारत बहुत वृहद भारत है, अखंड भारत अगर हम देखा जाए, समग्र रूप से देखा जाए, तो अफगानिस्तान की जो हिंदू कुश पर्वत जो है वहाँ तक हमारा विस्तार क्षेत्र था, भौगोलिक विस्तार क्षेत्र वहाँ तक था। उसके आगे ईरान आ जाता है, वहाँ से लेकर के और अखंड भारत, आज का जो बांग्लादेश है, बर्मा है, यहाँ तक का प्राचीन काल में अखंड भारत था, एक भारत था, वृहद भारत, जिसकी संकल्पना प्राचीन ग्रंथों में की गई है, वो वहाँ तक उसका फैलाव था। तो ये था हिंदू कुश पर्वत के बारे में। ठीक है, तो आज अधिक समय ना लेते हुए साथियों, आज हम अपनी चर्चा करेंगे अपनी वीडियो के ऊपर, आज के टॉपिक के ऊपर। हमारा इससे पहले पाषाण काल खत्म हो चुका है साथियों, और हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता शुरू हो चुकी है। एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका, आज दूसरे लेक्चर की बारी है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता दिखाई दे रही होगी आपको, बोर्ड पे लिखी हुई साथियों। इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कह देते हैं। ठीक है, तो विस्तार कहाँ कहाँ पर था, आज हम इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसका फैलाव था, कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार था। तो सबसे पहले अफगानिस्तान में ले लेते हैं। अफगानिस्तान, जो आज का अफगानिस्तान है, वहाँ पर साथियों वहाँ तक इसका फैलाव माना गया है, और 2 प्रमुख स्थल है वहाँ पर। हालांकि अफगानिस्तान में इन 2 के अलावा और कोई स्थल नहीं है जिनकी समानता हड़प्पा से के समान की जाए। तो ये कौन कौन से, शोरतुगाई और मुंडीगाक। शोरतुगाई एक बड़ा स्थल है साथियों, जिसमें कि फ्लैक्स के बीजों से जुता हुआ खेत मिला है। फ्लैक्स मतलब पटुआ एक फसल होती है, जैसे गेहूँ, जौ, धान होते हैं, ऐसे ही फ्लैक्स होता है, उसके बीजों से जुता हुआ एक खेत मिला है यहाँ से। ठीक है, और क्या मिला, नहर के अवशेष मिले हैं, नदी से निकाली गई, मानवों के द्वारा बनाई गई नहर के अवशेष मिले हैं। ड्रिल मिली है यहाँ से साथियों, मनकों में छेद करने के लिए ड्रिल मिली है। शुष्क कृषि के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अफगानिस्तान ज़्यादातर शुष्क प्रदेश है, मरुस्थल है, वहाँ पर इतना सिंचाई के साधन नहीं है उतने जितने हमारे यहाँ पर है। तो उसी हिसाब से वहाँ के लोगों ने उस समय पर जो शुष्क कृषि की रणनीति अपनाई थी फसलों के लिए, ठीक है, उसके साक्ष्य मिले। मोहरें मिली हैं, सील्स मिली हैं साथियों वहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है, शोरतुगाई की सबसे बड़ी बात क्या साथियों, वो एक व्यापारिक बस्ती थी, वहाँ से व्यापारिक वस्तुओं का लेन देन होता था, आदान प्रदान होता था, आयात निर्यात होता था। सबसे अच्छी बड़ी चीज़ मानी गई है वहाँ से लार्जवर्द एक प्रकार का कीमती पत्थर होता है, जिससे कि कुछ लोग अंगूठियों में धारण करते हैं, गले में लॉकेट, ब्रेसलेट वगैरह बना लेते हैं। तो राशि के रत्न के रूप में महंगा पत्थर होता है एक लाजवर्द। तो उसका हड़प्पा के लोग वहाँ से
आयात करते थे लाजवर्द का। कहाँ से? शोरतुगाई से। लाजवर्द एक प्रकार का कीमती पत्थर होता है जिसका कि आयात करते थे हड़प्पा के लोग अफगानिस्तान से। ठीक है, अब आता हमारा पाकिस्तान। आज का पाकिस्तान, उस समय तो आज़ादी से पहले साथियों इकट्ठा ही प्रदेश रहा था, तो उसी हम उत्खनन 1921 में यहाँ पे उत्खनन शुरू हुए थे। तो सबसे पहले हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो की उत्खनन हुआ था 1921-22 में। ठीक है, तो पाकिस्तान आज का पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में, आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सूतकांगेंडोर, सोतकाको, बालाकोट और डाबरकोट, ये 4 प्रमुख स्थल हैं। कौन कौन से? सूतकांगेंडोर, सोतकाको, बालाकोट और डाबरकोट। ये साथियों बालाकोट नाम सुनकर आपको कुछ ध्यान आया होगा कि बालाकोट, ये वही बालाकोट है जहाँ पे 3-4 साल पहले साथियों एयर स्ट्राइक हुई थी। पता होगा ना आप लोगों को, अभिनंदन सर गए थे फाइटर जेट के माध्यम से, उन्होंने उनका पाकिस्तान वालों का एरोप्लेन मार गिराया था, मार गिराया था, F-16 था शायद, और उसके बाद उनको पकड़ लिया गया था वहाँ से। फिर यहाँ से प्रेशर दिया था हमारे सरकार ने बहुत ज़बरदस्त, तो उनको वो अभिनंदन सर को छोड़ना पड़ा था, बाइज्जत रिहा करना पड़ा था। ठीक है, तो वो कहानी वो वही बालाकोट है। ठीक है, अभी पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत, पाकिस्तान साथ देखिए पाकिस्तान 4 प्रमुख प्रांतों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और एक और प्रांत और है इनका। ठीक है, तो सिंध प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से स्थल आते हैं? हड़प्पा कालीन मोहनजोदड़ो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। चन्हुदड़ो, यहाँ पर कार्यशाला हुआ करती थी, मनगुए बनाने की कार्यशाला मिली है। कोटदीजी, आमरी से गेंडे का हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, एकमात्र स्थल है ये। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटदीजी और आमरी, और इसके अलावा और भी हैं छोटे छोटे, वो हम जब प्रॉपर सिंध का चैप्टर आएगा तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पंजाब प्रांत में कौन कौन से हैं? हड़प्पा सबसे बड़ा स्थल जो कि माना गया है अभी तक का, डेरा इस्माइल खां, रहमान डेरी, गुमला और जलीलपुर, ये पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा कालीन। ठीक है, अब आ जाते हैं आधुनिक भारत पर। आधुनिक भारत, आज के जो भारत है उसमें कहाँ कौन कौन से जगहों से कौन कौन से स्थल मिले हैं, कहाँ कहाँ से हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं? प्राक हड़प्पा कालीन, परिपक्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन, तीनों को ही हम बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में हरियाणा प्रांत में। हरियाणा स्टेट में जो है राखी गढ़ी अभी तक का भारत के अंदर पाया गया सबसे बड़ा स्थल है साथियों ये हड़प्पा कालीन। सीसवाल, कुणाल, बनावली, मिताथल, बालू और बेरडाना भी बोल देते हैं इसको। तो ये प्रमुख स्थल हैं जो संबंधित है हरियाणा में, भारत में हरियाणा प्रांत से, हरियाणा राज्य से, हरियाणा स्टेट से। पंजाब प्रांत में रोपड़, कोटला, चक 86 जगह का नाम है साथियों, बड़ा और संगोल, ये एक इंपॉर्टेंट है साथियों। संगोल के ऊपर कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राजस्थान प्रांत। राजस्थान में कौन कौन सी जगह हैं? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ साथियों काले रंग की चूड़ियाँ होती है। तो जो पंजाब और पंजाबी कल्चर से संबंधित लोग हैं वो जल्दी समझ जाएंगे। वंगा, चूड़ियों को वंगा बोल देते हैं, वंगड़ी या बंगड़ी, बंगा भी बोल देते हैं। तो काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जो कि राजस्थान में एक जगह है। बालाथल, तरखानवाला डेरा, ये प्रमुख स्थल हैं राजस्थान के। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में, यूपी में कौन कौन से स्थल हैं साथियों? आलमगीरपुर, ये जो है भारत के अंदर पूर्वी भारत का सबसे पूर्वी छोर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बड़गांव और मांडी और सनोली की पहले भी खुदाई हुई थी साथियों, और अभी कुछ साल पहले भी खुदाई, एक तो पहले बहुत पहले खुदाई हुई थी। ठीक है, और अभी भी कुछ साल पहले खुदाई हुई। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले हैं हमें सनोली से। ठीक है, यहाँ से 111 कब्रगाहें मिली हैं, जिनमें कि 125 शवाधान मिले हैं। डेड बॉडी के अवशेष मिले हैं 116 कब्रगाहों में। किसी में ज़्यादातर सिंगल कब्रगाहें मिली हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अपवाद स्वरूप 2 या 3 लोग भी मिले हैं एक ही कब्रगाह के अंदर। तो टोटल 125 शवाधान यहाँ से मिले हैं। रथ का साक्ष्य मिला है सब साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, रथ का साक्ष्य मिला है यहाँ से। कुछ विद्वान इसे महाभारतकालीन सभ्यता मानते हैं। महाभारतकालीन जो रथ हैं, उस समय जो रथ चला करते थे उनसे जोड़ते हैं। वहाँ का रथ, महाभारत में वर्णित रथ और यहाँ से पाया गया रथ में, दोनों में समानता है।
तो इसलिए कुछ लोग इसको, कुछ विद्वानों ने इसे महाभारत कालीन रथ बताया है। उस सभ्यता को महाभारत कालीन, आज से लगभग 5000 साल पहले की सभ्यता माना गया है। क्योंकि अभी इस पर फाइनल शोध रिपोर्ट नहीं आई है, तो हम इस पर खाली आंकलन ही कर सकते हैं। तो ये रथ मिला है यहाँ से, ठीक है। ताम्र तलवार, तांबे की तलवार मिली है साथियों यहाँ से, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तांबे की तलवार मिली है। बकरे का सर मिला है यहाँ से। ताम्र के स्वर्ण आभूषण मिले हैं। तांबे के और सोने की ज्वेलरी मिली है, गोल्ड की ज्वेलरी। तो ये यहाँ से मिले हैं सनौली से, उत्तर प्रदेश में, जो कि है बागपत डिस्ट्रिक्ट में। अब आता है हमारा गुजरात। गुजरात एक ऐसा स्टेट है साथियों जो आज़ादी के बाद जहाँ पर सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं। गुजरात में आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं हमें, ठीक है। परिपक्व हड़प्पा के 18 स्थल मिले हैं। मेच्योर्ड हड़प्पा के 18 स्थल मिले हैं यहाँ से। और उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल मिले 120 लगभग। कितने मिले हैं? 120 के लगभग उत्तर हड़प्पा कालीन हमें यहाँ से स्थल मिलते हैं, जगह मिलती हैं, स्थान मिले हैं। कौन से हैं? रंगपुर है उनमें से प्रमुख। रोजदी, रोजदी एक ऐसा स्थल है साथी जहाँ से हाथी के अवशेष हमें मिले हैं। क्या मिले हैं? रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार से खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी से हमें नगर सभ्यता का प्रमाण मिलता है। नगर मिलता है, नगर सभ्यता का प्रमाण मिलता है। जलकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। अन्नागार मिलता है, जिसमें कि लोग, काफ़ी बहुत बड़ा अन्नागार मिला है यहाँ से, जिसमें कि लोग साथी उस समय अपना स्टोर कर लेते थे। अन्न गोदाम, एक प्रकार से आज की भाषा में बोला जाए तो गोडाउन, जहाँ पे बहुत सारा अनाज की बोरियां भर भर के स्टॉक कर लेते हैं। तो उस समय वहाँ पर भी स्टॉक किया करते थे लोग। और आयताकार चबूतरा, मकानों के आगे जैसे कि आयताकार रेक्टेंगल में एक चबूतरा बैठने के लिए बना दिया जाता है, बैठने के लिए काफ़ी बड़ा, तो आयताकार चबूतरे के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, आधुनिक महाराष्ट्र में साथ दैमाबाद, दैमाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हड़प्पा कालीन दक्षिणतम छोर है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम छोर कौन सा है? दैमाबाद माना गया है, दक्षिणतम स्थल है। तो देखिए साथियों, हमारी अगर चौकोर हम देखा जाए इसको, तो सबसे उत्तर में जो हड़प्पा कालीन स्थल मिलता है, सबसे उत्तरी सीमा हड़प्पा कालीन के स्थल की जो है वो है जम्मू कश्मीर में मांडा, ठीक है। पश्चिम में देखा जाए तो सूतकांगेंडोर, समझ रहे हैं बात को मेरी? सूतकांगेंडोर देखा जाए पश्चिम में। पूर्वी स्थल, अगर पूर्वी सीमा अगर इसकी देखी जाए तो आलमगीरपुर, पूर्वी सीमा हड़प्पा की पूर्वी सीमा कौन सी थी? आलमगीर, आधुनिक उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीर नाम का स्थल, वो इसकी पूर्वी सीमा थी। और दक्षिणी सीमा, नीचे अगर हम जाएंगे तो दक्षिणतम सीमा जो है इसकी दैमाबाद मानी गई है, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसकी सीमा और भौगोलिक क्षेत्रों को देखेंगे। अब आप इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो साथियों, अब जरा इसके भौगोलिक विस्तार क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। विन्यास कहाँ तक था इसका, कहाँ तक जो है फैलाव था, ठीक है साथियों। तो देखिए, ये उत्तर दिशा के अंदर साथियों जो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी, सबसे उत्तरी जो क्षेत्र था, वो ऊपर की तरफ जो था वो मांडा था, जम्मू एंड कश्मीर में है। मांडा नामक स्थान जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि हड़प्पा कालीन स्थल का सबसे उत्तरी छोर है, सबसे उत्तरी सीमा कह सकते हैं आप। इसी प्रकार से पश्चिमी क्षेत्र में सूतकांगेंडोर है। सूतकांगेंडोर जो दाश्क नदी के किनारे पड़ता है साथियों, ठीक है। इसी प्रकार से आलमगीरपुर, जो कि इसकी पूर्वी सीमा मानी गई है। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन सी है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और दक्षिणतम सीमा जो है वो दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। ये दक्षिण सीमा जो है महाराष्ट्र में है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? लगभग 1400 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो सीमा का फैलाव है, लगभग 1400 किलोमीटर में ये फैली हुई थी, ठीक है। और सूतकांगेंडोर से लेकर के यूपी के आलमगीरपुर तक के बीच में जो दूरी है वो लगभग 1600 किलोमीटर है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका रंगनाथ राव महोदय जो हुए हैं, इतिहासकार और विद्वान हुए हैं रंगनाथ राव, उन्होंने इसका आकलन किया है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो ये सभ्यता फैली हुई थी, लगभग 13 लाख मान लीजिए अराउंड, ठीक है, के लगभग 13 लाख
वर्ग किलोमीटर में से इस सभ्यता का विस्तार था, इस सभ्यता का फैलाव था। किसके अनुसार? रंगनाथ राव महोदय के अनुसार। ठीक है, लेकिन अभी जो नए शोध जो आए हैं हमारे सामने साथियों, नई रिसर्च जो सामने आई है, उसके हिसाब से, उसके अनुसार 6,80,000 किलोमीटर से लेकर के 8 लाख किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर के बीच में इस सभ्यता का अनुमान व्यक्त किया गया है। यानी कि 7 लाख से मोटा अनुमान लगा लीजिए आप, 6,80,000 किलोमीटर से लेकर के 8 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच में इस सभ्यता का फैलाव रहा है, या फिर 5 लाख मील, वर्ग मील भी बोल सकते हैं हम इसे, 5 लाख वर्ग मील में इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, संदेव सभ्यता का फैलाव था, विस्तार था। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में साथियों कुल अभी तक जो खोजे गए स्थल हैं उनकी संख्या 2,800 से ज़्यादा पहुंच जाती है। 2,800 ऐसे स्थल हैं जो अभी तक प्रकाश में आ चुके हैं, खुदाई के द्वारा हड़प्पा कालीन स्थल हमारे सामने नज़रों में आ चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्थल हुए साथियों जो तीनों ही कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीनों ही कालों का मतलब हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता, तीनों ही कालों के जहाँ से निशान मिले हैं भारत के उसमें संदर्भ में। तो कौन कौन से क्षेत्र है वो? सूरकोटड़ा, मांडा, राखीगढ़ी और धोलावीरा। ये ऐसे क्षेत्र जहाँ से तीनों कालों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं ये। ठीक है, 7 नगर स्थल है बड़े बड़े अभी तक जो प्रकाश में आए साथियों, वो 7 ऐसे नगर हैं जिनको महानगरों की संज्ञा दी जा सकती है। बहुत विशालतम जो है आधुनिक नगर, जैसे हमारे सामने हमारे भारत में 4 प्रमुख महानगर हैं। ठीक है, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये 4 बड़े महानगर माने गए हैं हमारे देश में अभी फिलहाल। ठीक, तो इसी प्रकार उस समय के जो बड़े महानगर माने गए, जो खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं, उनके अनुसार कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी, ये ऐसे स्थल हैं जो 7 महानगर कहलाने के योग्य हैं। महानगर का फैलाव बहुत विस्तृत था, बहुत विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में ये फैले हुए थे। ठीक है, तो एक बात और बता देता हूँ साथियों, एक बार क्वेश्चन 2019 में आया था, नेट के एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन आया था कि मन के बनाने की कार्यशाला कहाँ है? मन के बनाने की कार्यशाला कहाँ है साथियों? 4 ऑप्शन थे, जिनमें से 2 जो डाउटफुल ऑप्शन थे वो कौन कौन से थे? लोथल और चन्हूदड़ो, 2 मेन ऑप्शन दिए थे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने लोथल किया और कुछ स्टूडेंट्स ने चन्हूदड़ो किया, हालांकि दोनों ही ठीक थे। ध्यान दीजिए साथियों, दोनों ही ठीक थे। लोथल से भी मन के बनाने की कार्यशाला मिली थी और चन्हूदड़ो से भी मन के बनाने की कार्यशाला मिली थी। तो लास्ट में क्या हुआ, जब एनटीए ने आंसर की जारी की तो स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्या बोलते हैं क्लेम किया इस चीज़ को लेकर के। कुछ ने प्रूफ दिए चन्हूदड़ो के, कुछ ने प्रूफ दिए लोथल के, और कुछ स्टूडेंट्स ने दोनों के ही प्रूफ दिए एनटीए को। तो एनटीए को वो क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा और उसके एक क्वेश्चन के नंबर सभी स्टूडेंट्स को देने पड़े। तो कई बार ऐसे भी कारनामे हुए हैं, होते हैं, 1-2 क्वेश्चन के ऊपर डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं, एनटीए उनको हर बार डिलीट करता है और हर बार नंबर सबको देता है। जिनके गलत होते हैं उनको भी मिलते हैं और जिनके सही होते हैं उनको भी नंबर मिलते हैं। तो इस वजह से साथियों, या तो एनटीए अपना आपको सुधारे, क्वेश्चन सेटर जो होते हैं, एग्जाम सेटर जो होते हैं, उनको ठीक से मैनेज करें ताकि ऐसे दुविधा ना हो। ठीक है, या फिर दूसरा ये है कि इसका सबसे बड़ा जो दुखद पहलू वो क्या है साथियों, कि जो चलो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका तुक्का लग गया, लेकिन जो पढ़ के जाते हैं, जो रातें गाड़ी करते हैं साथियों, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनका नंबर, ठीक है, और उनको भी दे दिया जाता, जो नहीं पढ़ के गए, जिनका गलत था उनको भी नंबर मिल गया। तो उनमें क्या डिफरेंस रह गया? समझ रहे ना बात को आप? दोनों में क्या डिफरेंस रह गया बताइए आप? तो ये गलतियां एनटीए कर रहा है, नहीं करनी चाहिए। अब क्या कह सकते हैं, सुधरेगी जब देखेंगे। तो अच्छा, हम यहाँ पर थे कि 3700 उत्कीर्ण सामग्रियां मिली हैं आर्कियोलॉजी से, खुदाई में 3700 छापे, चित्र वगैरह सामग्रियां उत्खनन के माध्यम से हमें प्राप्त हो चुकी हैं अभी तक, जिसमें से 50% मोहनजोदड़ो से जो 3700 टोटल सामग्रियां मिली हैं, उनमें से 50% मोहनजोदड़ो से साथियों, और 37% हड़प्पा से मिली, यानी कि टोटल अगर दोनों का देखा जाए तो 87% जो है दोनों के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला करके मिली है। और 13% जो है वो अन्य अलग अलग स्थलों से मिली है, चाहे वो सूरकोटड़ा हो, चाहे वो धोलावीरा हो, चाहे वो लोथल हो, चाहे राखीगढ़ी हो, चाहे कोई भी हो, कोई अन्य स्थल हो, वहाँ से अलग अलग सामग्रियाँ मिली हैं हमें। ठीक है,
तो ये आज हमने इसके ऊपर साथियों टोटल पूरे के ऊपर डिस्कस करी है कि हड़प्पा जो क्षेत्र था, हड़प्पा जो सभ्यता थी, उसका फैलाव कहाँ कहाँ था, प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। अब हम इनके ऊपर आगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों एक एक करके 1 बाय 1 हम इनके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इन स्थलों से क्या क्या प्रमाण मिले हैं, क्यों इनका फैलाव कहाँ कहाँ तक था, नगर दुर्गीकरण क्या था, उनके अंदर जो बाट मिले थे उनकी वैल्यू कितनी थी, और उनकी जो ईंटें मिली है उनका साइज़ क्या था। ठीक है ना, ये जो क्योंकि आप देख रहे होंगे साथियों पुराने PY उठा करके देखे होंगे आप लोगों ने, कुछ में से आप में से कुछ लोगों ने, और अब का जो पैटर्न है, पहले का पैटर्न 2 3 4 5 साल पहले का पैटर्न और अब का जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। NTA ने बहुत क्रिटिकल बना दिया एग्जाम को, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किताबें भी हाथ खड़ा कर देती है जहाँ पर, और आपका गूगल भी हाथ खड़ा कर देता है, नहीं मिल पाते क्वेश्चन, ढूंढते रह जाओगे आप, नहीं मिल पाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए उन समस्याओं से बचने के लिए अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी एज पर करंट अपडेट के हिसाब से, जो करंट पैटर्न है उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी साथियों। बुक्स का भी सहायता लेना पड़ेगा आपको, वीडियो की भी सहायता लेनी पड़ेगी आपको, गूगल की भी सहायता लेनी पड़ेगी, सारी ही चीज़ों को ओवरऑल मिला करके आपको चलना पड़ेगा। और इस काम में हम आपके साथ हैं, हम और हमारी टीम सदा आपके साथ बने रहेंगे साथियों। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा चैप्टर। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा काम आपको कैसा लगा, आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन जब भी हम यहाँ से कोई नई अपडेट या वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। बेल के बटन को दबा लीजिए, घंटी को। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समापन करते हैं। और अपने आपके अमूल्य सुझाव साथियों, हर बार मैं बोलता हूं कि आमंत्रित होते हैं। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताइए कि हमारा काम आपको कैसा लगा। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। रोज़ाना 1 बजे हमारी क्लास होती है, दोपहर में 1 बजे हमारी क्लास होती है, तो उसमें आप कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप आप कमेंट्स कीजिए, हम उनका आंसर देने का प्रयास करते रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। तो तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।